ठीक है। एक्सर्जी में हमने यही बोला था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज एज अ अवेलेबल, मतलब यूजफुल वर्क। इसके बाद हमने इसमें एक डेड स्टेट पढ़ा था। ये डेड स्टेट पे हमने क्या पढ़ा कि कोई भी एक्सपांसन या कंप्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। चलिए, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एक्सर्जी एनालिसिस पे आए थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल कंसिडर अ न्यू एनर्जी सोर्स लाइक जियोथर्मल वेल is discovered. The first thing the engineer does is estimate the amount of energy contained in the source. This information alone, however, is of a little value in deciding whether they build a power plant on that site. मतलब मैंने क्या बताया था, पहले तो आपको बता दिया था कि जियोथर्मल वेल्स क्या होते हैं। तो जियोथर्मल वेल्स के बेसिस पे आप ये कैलकुलेट कर, मतलब एक्सर्जी के बेसिस पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने कितना अमाउंट में यूज़फुल एनर्जी को यूटिलाइज किया। ठीक है, अब जस्ट एक एग्जांपल लो कि अगर आपको जो याद होगा तो मैंने आपको वहाँ पे फ़ैन बताया था कि यहाँ पे आपको फ़ैन लगाना है। मान लो अगर ये फ़ैन का एयर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो अगर पर डे का 4 या 5 यूनिट्स है, एक एजम्पशन बात, और इसकी जगह पे अगर आपने एक वहाँ पे, मतलब दो बातें। सबसे पहला, आपका एग्जॉस्ट फैन का कंजम्पशन 4 यूनिट पर डे है। दूसरा, आपने जो नीचे गड्ढा करवाया और पाइपलाइन दिया, और पाइपलाइन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपको कॉपर ट्यूब ही यूज़ करना है। तो कॉपर ट्यूब का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हुआ, समथिंग आपने नहीं तो भी 5 लाख रुपये उसमें खर्च किया, एक एजम्पशन की करनी है। और उसके बाद डक्ट वगैरह कंप्लीट करने में आपको 2 लाख रुपये और लगे, मतलब टोटल मिला के आपने 7 लाख रुपये खर्च किए। और अगर अब तुम ये देखोगे कि अगर ये 7 लाख रुपये खर्च किए और दूसरी जगह मैं अगर 1.5 टन का एक AC ले लूँ जिसकी प्राइस अराउंड 35 या 40 थाउजेंड है, और उसका पर डे का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन 3 या 4 यूनिट भी आ रहा है, तो भी आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है कौन सा AC जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है। तो एक्सएजी वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे आपके पास दो या दो से ज़्यादा सोर्सेस को आप कंपेयर कर सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि यस, मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है। इन रिसेंट decade, utilization of energy has spread outside of physical and engineering to the field of industrial ecology, ecological economics and system ecology। मतलब क्या हुआ, पहले वो केवल इंजीनियरिंग और साइंस के पास था, लेकिन अभी जो है इंडस्ट्री इसको यूज़ कर रही है कि मान लो अगर मैंने कोई इंडस्ट्री स्टेबलाइज की तो उससे वहाँ के इकोलॉजी, मतलब एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जो इफ़ेक्ट पड़ेगा तो उसको बियर करने के लिए मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा, और ये खर्च मेरे लिए कन्वीनियंट है कि नहीं। तो ये सारा का सारा एनालिसिस का पार्ट जो है वो आप एक्सर्जी से कर सकते हो। उसका एक उसने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल क्या किया, उसने एक प्रोसेस दिया, प्रोसेस का नाम दिया 1 और 2। इनिशियल स्टेज पे P1 V1 और P1 उसका इनिशियल था, और P2 P0 V0 और T0 जो है वो डेड स्टेट है, जहाँ पे सिस्टम आएगा और अपना काम कंप्लीट करके रुक जाएगा। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि P1 V1 और T1 जो है वो हायर देन दैट ऑफ सराउंडिंग में रहेगा। So work can be obtained from an expansion process 1 to 2, and if the system has different temperature, T1 is greater than T0, then heat can be transferred to a cycle and work can be obtained. But when the temperature and pressure become equal to the earth, मतलब atmospheric equilibrium, process is reached at dead state, transfer of energy stop, but system contain internal energy. This internal energy is unavailable। मतलब क्या हुआ, मैंने बोला पिस्टन जो है वो 1 से 2 पे मूव किया, 1 से 2 पे मूव होने के बाद उसका खुद का टेम्परेचर
और प्रेशर जो है वो पी नॉट और पी नॉट के इक्वल हो जाएगा। जैसे ये इक्वल हुआ मतलब ये डेड स्टेट पे आ गया, मतलब कोई भी यूजफुल वर्क आपको नहीं मिलेगा। और इसके बेसिस से जो भी हीट जनरेट होगा या स्टोर होगा उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, जो अनअवेलेबल होती है, मतलब ये एनर्जी आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास अब तीन डेफिनेशंस आ गए। तीन डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला है अवेलेबल एनर्जी। So it is a maximum portion of energy which can be converted into work by reversible processes which reduce the system to a dead state. Available energy is represented by 1, 2, 3, 1. ठीक है, 1, 2, 3, 1। मतलब ये जो पार्ट रहेगा आप इसको बोलेंगे अवेलेबल एनर्जी। ठीक। चलिए, दूसरा है अनअवेलेबल एनर्जी, या अवेलेबल एनर्जी को हम लोग एक्सर्जी बोल रहे थे और अनअवेलेबल एनर्जी को एनर्जी बोल रहे हैं। इट इज दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क इवन बाय रिवर्सिबल आइडियल प्रोसेस which reduce the system in a state of equilibrium or dead state. That energy is rejected to sink as shown in figure. तो फिगर में क्या है? एक फिगर ने बोला 3, 2, बी, ए, 3। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे अनअवेलेबल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी या एनर्जी जो स्टोर्ड है और इक्विलिब्रियम पे मतलब मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो और तीसरा डेफिनेशन पार्ट आता है अवेबिलिटी। अवेबिलिटी क्या है? इट इज द थ्योरेटिकल सिस्टम amount of work which can be obtained from a system at any state T1 and T1 when operate with the reservoir at the constant pressure and temperature T0 and T1। ठीक है, ये क्या हुआ? ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क है जो आपको मिलेगा। मतलब 1 से लेकर 2 तक जाने में आपको जितना अमाउंट में एनर्जी मिला, थ्योरेटिकल एनर्जी मिला, उसे हम बोलेंगे अवेबिलिटी। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे ये पूछता है कि अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी और अवेबिलिटी को डिफाइन करें, तो ये डिफाइन करने से पहले आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि P1 V1 T1 इनिशियल है, P0 V0 T0 डेड स्टेट है या एटमॉस्फेयर है, और अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, और उसके बेसिस पे आप ये डेफिनेशन करेंगे। ठीक है। चलिए, अब आ रहा है एक्सर्जी। अवेलेबल एनर्जी रेफर्ड टू अ साइकिल। मतलब जो हमारी साइक्लिंग सिस्टम है उसमें हम एक्सर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो लेट अस कंसिडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज विथड्रॉ फ्रॉम अ हीट रिजर्वर। ठीक है, इनफाइनाइट हीट सोर्स है और सिस्टम फाइनाइट एनर्जी सोर्स। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑल एनर्जी or heat energy withdrawal can be completely converted into work, cannot be completely converted into work. Rather, some of the heat energy must be rejected at atmosphere T naught of the surrounding. The heat delta Q during the cycle may be from an infinite heat source। अल्टीमेटली इस फिगर के बारे में बोलना चाह रहा है कि ये इनफाइनाइट हीट सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है और ये हीट सिंक है जिसका टेम्परेचर T0 है। अब Q1 क्वांटिटी में हमने हीट जो है वो T1 से एक्सट्रैक्ट किया, उसको हीट इंजन में डाला, तो हीट इंजन से उसको मैक्सिमम वर्क डन W मिला, और Q2 क्वांटिटी में है वो उसने उसको रिजेक्ट किया। तो इस बेसिस पे अगर आप देखोगे आपका जो एक्सर्जी का डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, तो हमारा जो यूज़फुल वर्क रहेगा जो कन्वर्ट होगा वर्क डन में, ठीक है, उसे हम डिनोट करेंगे 1, 2, 3, 4 से। ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया हमने, तो यहाँ पे एक मिनट हाईलाइटर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4 वो यूज़फुल एनर्जी है जो हमारा वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब वर्क डन में कन्वर्ट होने के बाद
जो क्वांटिटी बच गई, क्योंकि वो तो हमारे लिए वेस्ट है, तो वो वेस्ट कहाँ चला गया, तो इन्वायरमेंट में चला गया। तो इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट हुआ वो हमारा एनर्जी है, मतलब जो अनअवेलेबल है, मतलब इसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं एज एन हीट सोर्स। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे आपका जो इफिशियंसी का फॉर्मूला जो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है क्या है, T1 और T2 अगर इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन है तो आपका फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, जो आपको पता ही है। इस केस में अगर आपने वर्क डिफाइन किया हुआ है टी नॉट और टी से, तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - T0/T। देखो नीचे किया हुआ है कि एफिशिएंसी, अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी हुआ तो टी नॉट जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर के लिए आ जाता है, और टी जो है वो इनफाइनाइट के लिए आता है। तो अल्टीमेटली आपका इक्वेशन जो बनेगा वो बन जाएगा 1 - T0/T। सिमिलरली मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा, तो मैक्सिमम वर्क डन होता है हीट सप्लाई इंटू एफिशिएंसी। मतलब आपका जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी का वो क्या है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क डन क्या होगा, तो हीट सप्लाई इंटू एफिशिएंसी, ये इसी टाइप का फॉर्मूला है। तो हीट सप्लाई कितना हुआ Q1, और एफिशिएंसी कितना हुआ ईटा। और ईटा की अगर वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद क्या हो जाएगा, तो Q1 इंटू 1 - T0/T। और Q1 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन बना Q1 - Q1/T1, Q1/T इंटू टी। ठीक है, अब Q1/T जो है वो आपने इंट्रॉपी पहले से पढ़ के रखी हुई है, तो मतलब आपका जो फॉर्मूला बना वर्जन के, वर्जन डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, Q1 - T0 इंटू चेंज इन इंट्रॉपी। ठीक है, चलिए। सो डब्ल्यू मैक्स इज द एक्सेजी और अवेबिलिटी, ये आपको याद रखना है ना, ये यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा आपसे। तो फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वर्क डन कितना मिला आपको, या अवेलेबल एनर्जी कितनी थी, तो वो थी Q1 - T0/ds। ठीक है, टी नॉट मतलब क्या हुआ, तो इन्वायरमेंट टेम्परेचर, डी एस जो है वो इंट्रॉपी को डिनोट कर रहा है, और क्यू वन जो है वो कितना क्वांटिटी में हीट जो है वो हीट रिजर्वायर से लिया गया वो। सो डब्ल्यू मैक्स इज द एक्सर्जी, ये जो है वो एक्सर्जी है, और अवेबिलिटी और अवेलेबल एनर्जी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन टी एस डायग्राम बाय द एरिया 1 2 3 4, जो अपन ने पीछे पढ़ा। And energy or unavailable energy is represented by TS diagram by 3 4 5 6. And unavailable energy is the heat rejected from the engine, and hence it is the portion of heat supply that can not be converted into work. So heat supply is equal to क्या हुआ, available energy plus unavailable energy, or Q1 इज इक्वल टू एक्सर्जी प्लस एनर्जी। और दूसरे लैंग्वेज में बोलोगे तो Q1 इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स प्लस अनअवेलेबल एनर्जी, और डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू हुआ Q माइनस अनअवेलेबल एनर्जी। तो अगर ये दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा भाई, अनअवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे? क्लास में कोई है? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है ना, मैं जो क्वेश्चन पूछा वो देखो। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू लिखी हुई है Q1 माइनस अनअवेलेबल एनर्जी, बराबर है, और यहाँ पे Q मैक्स लिखा हुआ है Q1 माइनस T0 इंटू डी एस। तो मुझे ये बताइए अनअवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? क्या? बराबर, वही तो बस पूछ रहा था।
तो अनअवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला है टी नॉट इंटू डी एस। ठीक है, आप पहले अनअवेलेबल एनर्जी निकालेंगे, उसको Q1 से माइनस कर देंगे तो आपके पास अवेलेबल एनर्जी आ जाएगी। बराबर है। चलिए दूसरा पार्ट है एक्सर्जी अवेलेबल एनर्जी रेफर टू फाइनाइट एनर्जी सोर्स। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो इनफाइनाइट के लिए था, अब जो है वो फाइनाइट के लिए पढ़ते हैं। तो फाइनाइट के लिए आपको पता है ईटा इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन हीट सप्लाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या कार्नोट इंटेंसिव। तो हमारा जो और दूसरा जो पार्ट था वो इक्वेशन था 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी। टी नॉट मतलब हीट सिंक के लिए बोल रहा है और टी मतलब हीट सोर्स के लिए बोल रहा है। तो अल्टीमेटली चेंज इन वर्क डन कितना होगा, तो चेंज इन वर्क डन मतलब अगर मैंने यहाँ से वर्क डन निकालने की सोची तो वर्क डन क्या होगा, डेल्टा Q1 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी। और आपने ऑलरेडी ये करके रखा होगा, तो अगर मैंने दोनों को इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा Q1 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी। और अब देखो इसने क्या किया, तो डेल्टा Q1 माइनस टी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा Q1 अपॉन टी नॉट वही सेम चीज़ है। डेल्टा Q1 अपॉन यहाँ पे जो है उसकी केवल इक्वेशन लिख दिया Q1 माइनस टी नॉट इंटू डी एस। और ये चीज़ के बारे में आपने पहले पढ़ के रखा हुआ है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे बस ये चीज़ याद रखने वाली है, ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, तो चेंज इन एंट्रोपी होगा एम आर नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 प्लस एम सी वी नेचुरल लॉग T2 अपॉन T2। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये होगा, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ये होगा, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ये होगा। ये आपको ये वाला पार्ट याद कर लेना है। और आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट ये है कि जब भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आएगा या आइसेंट्रोपिक आप बोलते हो, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में चेंज इन वर्क डन कितना होगा और चेंज इन हीट कितना होगा, ये आप फाइंड आउट करेंगे। कल मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए तो इस बेसिस पे आप न्यूमेरिकल के एप्लीकेबल हो गए। न्यूमेरिकल कहता है अ सिस्टम absorb 5000 किलो जूल हीट फ्रॉम अ इनफाइनाइट हीट सोर्स। ठीक है, इनफाइनाइट हीट सोर्स से 500 किलोग्राम हीट ले रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल चुका होगा कि वो किसकी वैल्यू दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है आई थिंक Q1 की वैल्यू। तो Q1 की वैल्यू आपके पास आ गई 5000। दूसरा बोल रहा है फ्रॉम अ इनफाइनाइट हीट सोर्स एट 800 केल्विन, मतलब T1 की वैल्यू दे के रखा हुआ है 800 केल्विन एंड द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज T नॉट की वैल्यू दे के रखा हुआ है 300 केल्विन। तो अब आपको निकालना है अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी। तो अनअवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या था, ये था टी नॉट इंटू डी एस। ठीक है, और अगर डी एस की वैल्यू मुझे याद है तो इसकी वैल्यू है Q अपॉन टी। बराबर है क्या, तो Q की वैल्यू भी है, T की वैल्यू भी है, T नॉट की भी वैल्यू है। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, तो फिर जब उसको आप Q1 से माइनस कर देते हैं अनअवेलेबल एनर्जी को, तो आपके पास अवेलेबल एनर्जी। चेक करें, देखो Q की वैल्यू दे के रखी है, T1 की वैल्यू दे के रखी है, T नॉट की वैल्यू दे के रखी है। तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या हुई, Q अपॉन T1। इससे आपने डेल्टा Q निकाल लिया। अब डेल्टा Q के साथ आपने T नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया तो अनअवेलेबल एनर्जी आ गई। और जैसे आप उसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, ये देखो डेल्टा Q का T नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अनअवेलेबल एनर्जी आ गई। और ये अनअवेलेबल एनर्जी को आप Q1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका अवेलेबल एनर्जी। बराबर। चलिए ये आज का आपका असाइनमेंट है। आप बुक उठाइए, बुक में 5.2 और 5.3 न्यूमेरिकल अपने से कीजिएगा। ये वर्ड याद रखिएगा, यूज़ योर ओन ब्रेन, खुद का दिमाग यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम आए आप